हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन एक्स के करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो इसमें हमारी साइंस एंड टेक के लेसन चल रही है जिसमें कि 2 आर्टिकल हमने डिस्कस कर चुकी थी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th जनरेशन के साथ जो कि 5G है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्री की फर्स्ट जो 5G टेस्ट बेड है उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो कि अब बहुत जल्दी हमारे देश में 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर हम लोग 5G की स्पीड से यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। तो 5G जो टेस्ट बेड है ये डेवलप किया गया है मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के द्वारा, जिसमें कि 8 इंस्टीट्यूट है जो उसको IIT मद्रास के द्वारा लीड किया जा रहा है। एंड देन यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूट आप देख सकते हो IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, बॉम्बे, कानपुर, IISc बैंगलोर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है जिसको शॉर्ट फॉर्म में समीर कहा जा रहा है। एंड एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। ये कंट्री की फर्स्ट यहाँ पे 5G टेस्ट बेड है जो कि स्टार्टअप्स को और जो इंडस्ट्री प्लेयर्स है उनको यहाँ पे एनेबल किया गया है, उनको यहाँ पे परमिशन दिया गया है कि आप टेस्ट कर सकते हैं और इनकी जो प्रोडक्ट है उनको वैलिडेट किया जा सकता है। साथ ही जो हम लोग फॉरेन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंडेंस रहते थे, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो भी टेक्नोलॉजीज़ है उन पे हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट रहते थे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। हम लोग अपने देश की बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे 6G जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसको यहाँ पे रोल आउट करने का टारगेट रख रहे हैं जो कि अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। 5G टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5G इट मीन्स की 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें नेटवर्क कनेक्शंस इंप्रूव किया जाएगा और जो लीगेसी स्पीड है, यानी कि जो आप देखो कि स्पीड की जो इशू आती है वो यहाँ पे कम होगा। लेटेंसी, यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे और भी बेटर तरीके से देखने को मिलेगा। लेटेंसी कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो जिस तरीके से डाउनलोड होती है वो बहुत फास्ट मीडियम की तरफ से यहाँ पे डाउनलोड होगा और साथ ही साथ आप लोग जो फाइल वगैरह जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है अब वो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो इस तरीके से आप देखो कि बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे मैक्सिमम काम होगा। साथ ही 5G अगर हम लोग देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इसको ऑपरेट किया जाएगा जिसमें नई तरीके के यहाँ पे नेटवर्क भी होंगे और इसको ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है जिससे कि वर्चुअली हम लोग एक दूसरे को हर किसी को यहाँ पे कनेक्ट कर सके और हर किसी के साथ। जैसे कि 5G आप देखो तो मशीन को भी यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट को भी कनेक्ट करेगा और डिवाइसेस को भी कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि जो साइमल्टेनियस कनेक्शन है उसको हम लोग बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब 5G का रोल क्या है हमारे इंडिया के ग्रोथ में, तो सबसे पहले अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क जब रोल आउट होगा तो उससे हमारे देश में $450 बिलियन तक का जो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। हाई स्पीड है 5G से क्या होगा कि इंटरनेट स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ होगा कितना, तो 10 यहाँ पे Gbps, ठीक है। और यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन भी हमारा इंकरेज होगा जिसमें कि चीप टेलीकॉम डेटा चार्जेस भी लगेगा। जॉब भी क्रिएट होगा। 5G से क्या होगा कि हमारा ग्रोथ बूस्ट हो पाएगा, ना ही जॉब के सेक्टर में जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे 5G टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है वो और बेटर तरीके से हो पाएगा। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पे और भी ज़्यादा एडवांस हो पाएगी और पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा हमारे देश में। जिस तरीके से गवर्नेंस है, ईज़ ऑफ लिविंग हो पाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाएगा। इट मीन्स कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे पब्लिश की जाती है, जिसमें हर एक देश में देखा जाता है कि अगर लोग वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना ज़्यादा एक कंट्री जो है वो अपने तरफ से ईज़ प्रोसीजर रखते हैं। साथ ही सेल्फ रिलायंस की बात करें तो 5G जो टेस्ट बेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारे सेल्फ रिलायंट के लिए कि हम लोग अब यहाँ पे आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे 5G जैसे टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री का सहारा नहीं लिए, हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में ही। लेकिन आप देखो कि 5G को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रही हैं, इश्यूज़ हैं। जैसे कि फ़र्स्ट यहाँ पे है कि लो वाइब्राइजेशन है, फुटप्रिंट है, यानी कि आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ यहाँ पे 30% जो इंडिया की टेलीकॉम टावर्स है वो यहाँ पे फाइबर कनेक्शन से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे 5G ऑपरेशन को काफ़ी लेस एफिशिएंट बनाने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइबर कनेक्शन के साथ इसको कनेक्ट करना होगा।
सेकेंड कि हार्डवेयर चैलेंजेस है। आज की डेट में अगर आप लोग देखो तो इंडिया की जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है ये मोस्टली यहाँ पे फॉरेन टेलीकॉम और जो ओरिजिनल यहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग देखो कि जितने भी डिवाइसेस के जो भी मोबाइल की यहाँ पे हार्डवेयर वगैरह आती है या फिर और भी जितने भी गैजेट्स के हार्डवेयर वगैरह आते तो वो हमारे देश में कम मिलते हैं और बाहर ज़्यादा मिलते हैं, तो हम लोग डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रियों में। साथ ही हाई स्पेक्ट्रम प्राइसेस भी होगी। जैसे इंडिया की जो 5G स्पेक्ट्रम प्राइस है वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स है, यानी कि जिस तरीके से हमारे देश में नेटवर्किंग बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से हम लोग 5G को यूज़ करने वाले हैं तो इससे हमारा काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये हमारी थोड़ी कॉस्टली होगी। टसल है यानी कि होम ग्राउंड और ग्लोबल स्टैंडर्ड के बीच में, तो एक अच्छा खासा टसल देखने को मिल रहा है 5G स्टैंडर्ड और जो ग्लोबल यहाँ पे 3GPP स्टैंडर्ड है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये 5G आई जो है, आई यहाँ पे लगाया गया है। आई कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंडिजिनस है, इट मीन्स कि हमारे देश में यहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है और ऑब्वियस है कि बहुत सारे बेनिफिट्स इससे निकल कर आएगा। अगर 5G की बात करें तो इंडिया के द्वारा आप देखो कि कुछ कॉस्ट और जो इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज़ है टेलकॉस को लेकर वो यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है। डिफरेंस अगर हम लोग देखें 5G बैंड में तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 स्पेक्ट्रम ऑफ है, यहाँ पे बैंड है, एक लो बैंड है, मिड बैंड है और साथ ही हाई बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लो जो बैंड है, लो बैंड जो है वो एक ग्रेट कवरेज ऑफर कर रहा है। इसकी लिमिट जो है स्पीड की जो लिमिट है वो 100 Mbps है। मिड बैंड की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर स्पीड है बट यहाँ पे ग्रेट कवरेज एरिया नहीं देखने को मिलेगा। सिंगल अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो वही एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हाई बैंड की बात करें तो हाई बैंड में क्या है कि एक्सेप्शनल स्पीड देखने को मिलेगा जो कि 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड का है, जो कि एक्सट्रीमली लिमिटेड इन कवरेज है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि हाई बैंड की जो कवरेज है वो हमारे देश में बहुत कम है। लो बैंड की और मिड बैंड की कवरेज है, लेकिन लो बैंड में आप देखो कि यहाँ पे 100 Mbps होगा, यानी कि स्पीड बहुत स्लो होगी। मिड बैंड में तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन हाई बैंड में यहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड देखने को मिलेगा। चैलेंजेस है नेट न्यूट्रलिटी का। नेट न्यूट्रलिटी की कॉन्सेप्ट क्या कहती है, यहाँ पे कहा गया है कि ओपन इक्वल इंटरनेट होना चाहिए हर किसी के लिए। जैसे आप देखो कि शहरी क्षेत्र में सारे लोग अच्छे तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे कुछ आइसोलेटेड एरिया है जहाँ पे नेटवर्क अभी तक नहीं पहुँचा है। अगर नेटवर्क पहुँच गया है तो वहाँ पे आप देखो कि जो है लोगों के पास मोबाइल नहीं है या फिर लैप ही नहीं है जिसमें कि वो इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सके, और कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल वगैरह है बट इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो नेट न्यूट्रलिटी को हम लोग को अचीव करना है, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे 5G नेटवर्क जिस तरीके से आने वाला है तो उससे जो नेट न्यूट्रलिटी की कंडीशन है हमारे देश में वो यहाँ पे और बढ़ेगा। यानी कि नेट न्यूट्रलिटी नहीं आएगा, हर किसी को यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे क्या है कि अब वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो फाइबर कनेक्टिविटी है उसको डबल करने की ज़रूरत है। आज के डेट में हम लोग को कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा अगर हम लोग यहाँ पे 5G को बहुत बेटर तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं तो। साथ ही मेक इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि इनकरेज करे और लोकल जो 5G हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम लोग को बूस्ट करना चाहिए। साथ ही रैशनलाइजेशन करनी है प्राइसेस की। यहाँ पे ज़रूरत है कि 5G हमारे देश में जो है ये कॉम्पिटिटिव है ग्लोबली, और गवर्नमेंट जो है वो एडिक्वेट रेवेन्यू भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं बिना इम्प्लीमेंटेशन को हैम्पर किए हुए। साथ ही एलोकेशन जो यहाँ पे बैंड का किया जा रहा है उसको यहाँ पे बैलेंस करना होगा। जैसे कि आप देखो 3 तरीके का बैंड है, यानी कि लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी की बैंड है, तो यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि इसको बैलेंस करके चले। और जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि और भी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो गया, तो इसके साथ हम लोग मिलकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अदर स्टेप्स देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या लिया गया है जिससे कि हम लोग अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे 5G इंडिया फोरम्स को यहाँ पे फॉर्म किए हैं। साथ ही नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉलिसी है 2018 की। साथ ही हमारी जो बैकहोल कैपेसिटी है उसको यहाँ पे इन्हेंस किया जाएगा जिससे कि जो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क है उसको हम लोग बेटर तरीके से डेवलप कर सकें। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ एक डिफरेंस कॉमन है कि 3G, 4G, 5G और 6G में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। तो कब यहाँ पे लाया गया, तो 3G आप देखो 2004-06 में था, 4G यहाँ पे 6-10 में था, 5G यहाँ पे 2020 में है और 6G यहाँ पे 2028 से 30 तक के बीच में है। बैंडविड्थ की बात करें तो 3G में यहाँ पे 2 Mbps हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और 4G में यहाँ पे 200 Mbps आया। 5G में आप देखो एक यहाँ पे Gbps से भी ज़्यादा कम है और 6G में क्या होगा 1 TB हम लोग यूज़ करेंगे। लेटेंसी कितना है कि ट्रांसफ़र करने में जो फाइल में टाइम लगता है वो बहुत कम होने वाला है, यानी कि लेस देन आप देखो 1 माइक्रोसेकंड है इन 6G और यहाँ पे लेस देन 10 माइक्रोसेकंड है इन 5G।
एवरेज स्पीड अगर हम लोग देखें तो 5G में 144 kbps है, 4G में आप देखो 25 Mbps है, 5G में अगर हम लोग देखें तो 200 से 400 Mbps है, और यहाँ पे 50 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा 6G में, जो कि यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं 5G के बारे में, जो कि एक बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जिसमें हमने 5G टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखा, इसका क्या रोल है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि हम लोग बड़े तरीके से ये इस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आएँ। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है हाइपरलूप सिस्टम। तो हाइपरलूप सिस्टम की बात करें तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन रेलवे जो है अभी यहाँ पे IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट करके हाइपरलूप सिस्टम को हमारे देश में ही यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि बहुत बड़ी बात है। पहले हाइपरलूप सिस्टम हम लोग कहेंगे किसको, ये एक फ़ोटो इमेजेस में दिखाती हूँ, उसके माध्यम से आप समझ पाओगे। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके का क्लोज्ड लूप रहेगा, और ये आप लोग ट्रेन के ही जैसे ये रहता है इस तरीके से। ये आपका जो हाइपर लूप आप देखो कि ऐसा नहीं कि ओपन एयर में ये आपका चलेगा, इसमें भी आपका इस तरीके से एक ग्लास का लूप बनाया जाएगा, उसके तहत ये आपका जो है जो हाइपर लूप है ये मूव करेगा। तो ये भी आप समझ सकते हो कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे आज के डेट में बहुत ज़्यादा कंजेशन होते जा रही है, तो उस हिसाब से कंजेशन को दूर करने के लिए एक अच्छा मीडियम है ये। तो अभी आपने इमेजेस देख लिया, अब यहाँ पे आप देखो कि कैसे यहाँ पे हाइपरलूप सिस्टम काम करेगा। जो मैं यहाँ पे इमेजेस दिखाई थी उसको यहाँ पे केबिन कहा जा रहा है। केबिन के नीचे ही यहाँ पे बैटरी लगा रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये रिचार्जेबल होगा। ये इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे एयर ट्यूब है, कंप्रेसर है, ये डिफ्यूज़र है, देन यहाँ पे लेविटेशन यूनिट है। इस तरीके से हाइपरलूप को पूरा क्लोज लूप में ये चलाया जाएगा, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे टीम का नाम है आविष्कार हाइपरलूप, जो कि यहाँ पे IIT मद्रास के द्वारा ये नाम दिया गया है और इसको यहाँ पे फॉर्म भी किया गया। तो हमारे देश में यानी कि हमारे देश का बना बनाया हाइपरलूप सिस्टम अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। IIT मद्रास जो कि यहाँ पे इंडियन रेलवे के साथ मिलकर काम करेंगे, और इंडियन रेलवे के साथ मिलकर यहाँ पे उनसे सपोर्ट भी मिलेगा। किस किस जगह पे, तो मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस में, सेफ्टी रेगुलेशन फॉर्मुलेशन में एक्सेस होगा, इलेक्ट्रिकल जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, और फंडिंग सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा। IIT मद्रास की बात करूँ तो इनके द्वारा एक प्रपोजल भी दिया गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज़ को भी सेटअप किया जाए। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है, इससे जो हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये कम होगी। साथ ही साथ इंडिया को एक कार्बन न्यूट्रल बनाएगा, क्योंकि आप देखो कि आज के डेट में सब प्राइवेट व्हीकल्स और जो पब्लिक व्हीकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे आप देखो कि कार्बन इमिशन पे रोक भी लगाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन इमिशन नहीं करना, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ये हाइपरलूप सिस्टम को इस्तेमाल करते तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन न्यूट्रल हम लोग यहाँ पे हो पाएंगे, और एनर्जी का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो कम हो पाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। बेनिफिट्स पहले समझ लेते हैं, तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ही कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। लो पावर कंजप्शन है, ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि यहाँ पे आप देखो कि एक ऐसा व्हीकल है जिसमें कि पावर कंजप्शन बहुत कम है। वेदर और डिजास्टर प्रूफ है, क्योंकि आप तो देखो कि एक तो ट्रेन के अंदर बैठे हो, उसके ऊपर से भी आप एक कवर्ड एरिया में चल रहे हो, तो डबल आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो किसी भी तरीके का अगर डिजास्टर आता है या फिर कैसी भी वेदर रहेगी तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इकोनॉमिकल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी जैसे इसको लॉन्च किया जाएगा तो शॉर्ट टर्म में इसकी फेयर थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ह्यूज किया जाएगा, इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली कि फेयर थोड़ा ज़्यादा होगा, बट लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो कि काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे कन्वीनियंट है और नॉन डिसरप्टिव भी है, काफ़ी कन्वीनियंट होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इसमें अपना ट्रैवल करने में। साथ ही लोअर कार्बन इमिशन है और कार्बन न्यूट्रल है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे यहाँ पे लगा। तो इस सिस्टम को इसलिए हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जा रहा है। कैसे, तो सबसे पहले तो हम लोग रोड को इस्तेमाल करते हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग रेलवे को इस्तेमाल करते हैं, थर्ड नंबर पे वाटर है, एंड फोर्थ नंबर पे एयरप्लेन है, ठीक है। और 5th नंबर पे क्या हो जाएगा, ये हाइपरलूप सिस्टम हो जाएगा। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे ये काम करेगा जिसमें कि मैग्नेटिक लेविटेशंस होगा, वो भी लो प्रेशर ट्यूब में इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, जिसमें कि चाहे वो सामान हो चाहे लोग हो, उनको यहाँ पे एयरप्लेन लाइक स्पीड में यानी कि 750 माइल्स पर आवर के स्पीड में इसको जो है ट्रैवल किया जाएगा। जो वर्किंग प्रिंसिपल है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का, वो यहाँ पे वैक्यूम ट्रेन के आइडिया पे ही बिल्ड किया गया है। और इसमें क्या है कि इनक्लोज चैम्बर होगा, जिसे हम लोग पॉड्स कहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा था कि ये जो है ये पॉड्स है, इसके तहत यहाँ पे आपका बनाया गया है, जिसमें कि ट्रैवलर्स को या फिर कोई सामान वगैरह है तो उसको कैरी किया जाएगा। और हाइपरलूप देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा।
लो प्रेशर ट्यूब्स वगैरह जो यहाँ पे होंगे, जिससे कि एरोडायनेमिक ड्रैग जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा और इससे क्या होगा कि हर एक पॉड जो है ना वो यहाँ पे ट्रैक के ऊपर ही यहाँ पे आराम से रन कर पाएगा। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम है। लेकिन आप देखो कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग इतने आसान तरीके से तो देख लिए, इतना आसान हम लोग कह दिए कि काफ़ी फ़ायदा है, हम लोग अपने देश में बनाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजीज़ और कुछ भी चीज़ अगर हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका सेटअप लगाते हैं, तो आपको पता है कि हाई इनिशियल कॉस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना होगा और खर्चे बहुत ज़्यादा करने होंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना हद तक यहाँ पे खर्चा हो सकता है। साथ ही वाइब्रेशन और जॉस्टलिंग भी होगा। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि एक कैप्सूल टाइप का ये आपका एक पॉड होगा जो कि हाई स्पीड में जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं पैसेंजर्स जो ट्रैवल करेंगे उनको यहाँ पे थोड़ा तो डिजीनेस लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपन वगैरह है भी है। लो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी भी है। आप देखो कि यहाँ पे 1000 पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे 20 मिनट के रास्ते को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे आपका सिर्फ 1000 पैसेंजर को ही यहाँ पे लेकर जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये लो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है, इसमें कम से कम लोग जो है वो यहाँ पे जा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक ही है। अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ऐसे सेवरल बैरियर्स जो है वो हाइपरलूप रिवोल्यूशंस के लिए आए गई। जब भी कोई न्यू काम आप करने जाते हो या फिर कुछ भी न्यू स्टार्ट करने जाते हो तो 10 तरीके के बैरियर्स होते हैं, बट हर एक चैलेंजेस को हम लोग को ओवरकम करना है और जो भी बैरियर्स है उसको समझ कर उसका सॉल्यूशंस लेकर आना है। साथ ही वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसर्न है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो इस तरीके का सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसे हम लोग यहाँ पे कंसर्न करना होगा और उसको रिजॉल्व भी करना होगा। बट आज तक आप देखो कि जो कमर्शियल हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये श्योरली एक रियलिटी भी है और ये एक वाइड स्प्रेड से, जैसे कि कार, ट्रेन और प्लेन है, उसी तरीके से हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं लिथियम आयन बैटरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है ये देखने के लिए कि जो सीरीज़ ऑफ बैटरी एक्सप्लोजन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसको देखने के लिए यहाँ पे एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है। इसमें क्या है कि आप देखो कि जो कार्बन रिच पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ आज के डेट में जो सड़कों पे दौड़ती है और जो हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, इसके डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैटरी व्हीकल को लेकर आए हैं और उसमें लगता है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ और कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बैटरी एक्सप्लोजन की जो इंसिडेंस है वो देखने को मिल रहा है, जिससे 80 इयर्स ओल्ड जो तेलंगाना में है उनकी डेथ हो गई और 60 इयर्स ओल्ड जो गुड़गांव में है उनकी डेथ हो गई। और कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे कुछ बैचेस ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को जो है वो रिकॉल कर लिए है, क्योंकि फायर इंसिडेंट्स बहुत देखने को मिला है। किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें आग लग रहे हैं, बहुत सारा इंसिडेंट्स हो रहा है, तो उन्होंने अपने वापस से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसको वापस से मार्केट से हटा लिए हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इसमें लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह इससे एसोसिएटेड है तो उसको एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए। लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात करें तो ये इसमें आप देखो कि रिचार्जेबल बैटरी टाइप्स है, जैसे कि आप अपने सेलफोन वगैरह को रिचार्ज करते हो तो यहाँ पे जो भी गाड़ियों में ये आपका बैटरी लगेगा तो इसको आराम से हम लोग रिचार्ज कर पाएंगे। और 4 कंपोनेंट होते हैं लिथियम आयन सेल में, एनोड, कैथोड, सेपरेटर और एक्विस इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एनोड की बात करें तो ये ग्रेफाइट है, कैथोड की बात करें तो ऑक्साइड है, और ऑल्टरनेटिव लेयर्स अगर हम लोग कैथोड और एनोड को देखें तो इसको यहाँ पे एक पॉलीमर सेपरेटर है जो कि इसको अलग करता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑल्टरनेटिव लेयर्स है, यानी कि इलेक्ट्रोड है और एक सेपरेटर है, इस तरीके से आपका ऑल्टरनेटिव लेयर लगा कर इसको बनाया गया है। जो सेपरेटर्स है वो यहाँ पे आयनिक चार्ज को अलाउ करता है कि वो यहाँ पे फ्लो करे, बट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है यानी कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसको यहाँ पे प्रिवेंट भी करता है। तो इसी बेसिस पे अब हम लोग समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या है लिथियम आयन बैटरी का। सबसे पहले आप देखो कि हाई स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी है लिथियम आयन बैटरीज़ में। अगर हम लोग देखें तो ह्यूज स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर पे आप देखो कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है एक बैटरी सप्लाई करता है। हाई वोल्टेज भी है लिथियम आयन बैटरी जो है, इसमें ह्यूज आपको वोल्टेज बैटरी देखने को मिलेगा। और सिंगल यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी है जो कि 3 से 3.5 वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि निकल कैडमियम जो बैटरी होते हैं ना उससे 3 टाइम्स हायर यहाँ पे वोल्टेज है। हाई एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि ये लाइट वेट भी है, हल्का फुल्का है, और इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ये पर यूनिट ऑफ वेट ये स्टोर भी करता है। साथ ही लो सेल्फ डिस्चार्ज है। सेल्फ डिस्चार्ज आप देखो यानी कि अगर आप व्हीकल नहीं रन कर रहे हो, रखे हुए हो, तो ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े जो है वो आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सेल्फ डिस्चार्ज जो है काफ़ी कम है, निकल बेस्ड बैटरीज़ का ये हाफ कहा जा रहा है। साथ ही एप्लीकेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो ये क्योंकि हाई पावर यहाँ पे डेंसिटी है तो लिथियम आयन बैटरीज़ जो है ये एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, लैपटॉप्स है, स्मार्टफोन्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो हर जगह इसको यूज़ भी किया जाता है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस है।
बट अभी हम लोग देखते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम आप देखो कि हार्ड रॉक और जो ब्राइन माइन से इससे ये आपका प्रोड्यूस होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिगेस्ट सप्लायर है आज की डेट में, और लिथियम की जो प्रोडक्शन है वो हार्ड रॉक माइन से होता है। वहीं अगर अर्जेंटीना, चाइल और चाइना की बात करें तो इसको सॉल्ट लेक से इसको प्रोड्यूस किया जाता है लिथियम को। बट ग्लोबल जो प्रोडक्शन और डिमांड है वो अभी तक आप देखो इतना फुलफ़िल नहीं हो पाया है, क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है इस मेटल की। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें कि अवेबिलिटी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। 48% तक लिथियम वहीं आपको रिजर्व्स है। देन यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है। फाइन। अब इंडिया में अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे देश में पहली बार लिथियम को डिस्कवर किया गया था इग्नियस रॉक से बना हुआ, जो कि कर्नाटक मांडा डिस्ट्रिक्ट में। और रिसेंट सर्वे में ये बताया गया कि हमारे देश में जो लिथियम रिजर्व्स है वो 14,100 टन्स है। और आज की डेट में इंडिया जो इंपोर्ट करता है सारे लिथियम नीड्स को, ये चाइना और हांगकांग है जो कि हम लोग को सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो देखिए चाइना तो किसी चीज़ में पीछे रहता नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको हांगकांग को भी याद रखना है कि लिथियम की भी जो सप्लाई है आज की डेट में, जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन करवा पा रहे हैं, उसके पीछे भी यहाँ पे बैटरी सप्लाई करने के पीछे चाइना का ही हाथ है। अब देख लेते हैं कि हमारे देश में क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी लाया गया है। सरकार का ये इनिशिएटिव है जो कि 2019 में लाई गई थी, और यही कहा गया था कि हमारे देश में बनेगा लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। इसरो और भेल एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट के लिए ये दोनों साइन किए हैं भारत जो हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, जिससे कि जो सस्ते दाम में हम लोग यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी को बना सके। लिथियम ट्राइंगल नेशंस भी है। आप देखो 3 देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिथियम का प्रोडक्शन होता है, और ये है ABC, इट मीन्स के अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइल है। और ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इससे भी हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग मेनली यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल पे ही फोकस करते हैं कि इन तीनों देश पे हम लोग फोकस करें जिसमें कि सबसे ज़्यादा लिथियम की रिजर्व्स है, तो वहाँ से हम लोग की लिथियम नीड जो है वो पूरी हो सके। डिसएडवांटेजेस और कंसर्न अगर हम लोग देख लें तो थर्मल रन अवे है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करके हाई ऑपरेशनल टेम्परेचर है, पुअर क्वालिटी ऑफ बैटरी सेल्स है, और बैटरी पैक असेंबलीज है, और कम से कम आप देखो यहाँ पे लैक है एक्टिव सेल असेंबलीज का, जिसके कारण जो है इस लिथियम आयन में आग पकड़ लेता है बैटरी में। लेस स्टेबिलिटी है, यानी कि आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी है, इट मीन्स कि इस बैटरी की स्टेबिलिटी कम है। हाई रिएक्टिविटी है, लिथियम मेटल जो है ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, और ये आप लोग देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रिएक्ट भी कर लेता है। अनअवेबिलिटी है लिथियम की, बड़े पैमाने पर हमें लिथियम मिल ही नहीं रहा है। फ्रेजाइलिटी है, यानी कि ली आयन एक फ्रेजाइल है, और इसमें एक प्रोटेक्टिव सर्किट की ज़रूरत है जिससे कि इसको सेफली हम लोग इसको रन करा सके। तो कुछ इस तरीके का डिसएडवांटेज है लिथियम आयन बैटरी में। अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें बैटरी थर्मल मैनेजमेंट करना होगा। स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हमें बैटरी थर्मल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो इंटायर बैटरी पैक है उसके टेम्परेचर को हम लोग मॉनिटर करें, और हर एक सेल को क्लोजली यहाँ पे रख सके हम लोग, और जो ओवर चार्जिंग हो रहा है उसको डिस्चार्ज करने का, इसको अवॉइड करने का भी यहाँ पे काम किया जाएगा। स्टोर और चार्ज किया जाएगा वो भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर में। अगर हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चरर जो स्पेसिफिकेशंस है उसको फॉलो करें, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे बैटरीज़ को स्टोर करें और चार्ज कर सके। तो यहाँ पे आप देखो कि सेफ़ है कि हम लोग यहाँ पे 32 डिग्री से लेकर यहाँ पे 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको चार्ज कर सकते हैं। फाइन। और डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री से लेकर 131 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब यहाँ पे कंपैरिजन एक बहुत ही अच्छा दिया गया है कि यहाँ पे निकल कैडमियम बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी एंड देन यहाँ पे जिंक एयर बैटरी, तीनों के बारे में अगर हम लोग समझे तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि लिथियम आयन बैटरी कितना सही है। अगर निकल कैडमियम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि मेमोरी इफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे क्रिस्टल को एक्यूमुलेट किया जाता है सेल से, जिससे कि बैटरी जो है ना अपनी इलेक्ट्रिकल जो स्टोरेज एरिया है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये काम अगर हम लोग लिथियम आयन बैटरी में करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल स्टोरेज एरिया ख़त्म नहीं होती है। निकल कैडमियम बैटरी की बात करें तो इसको हम लोग 5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, और लिथियम आयन बैटरी को अगर हम लोग देखें तो ये आपका कहीं पे भी 2 से 3 साल रहेगा। एनर्जी डेंसिटी अगर लिथियम आयन सेल का देखोगे तो ये 4 टाइम्स हायर है। एनर्जी डेंसिटी जो है निकल कैडमियम बैटरी से लिथियम आयन का 4 टाइम्स ज़्यादा है। निकल कैडमियम बैटरीज अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 चार्ज है और डिस्चार्ज साइकिल है। वहीं लिथियम आयन बैटरी का अगर हम लोग देखें तो 300 से 500 के बीच में चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल है। निकल कैडमियम अगर बैटरी देखें तो ये हाईएस्ट रेट है यहाँ पे सेल्फ डिस्चार्ज का, यानी कि अगर आप लोग इस बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे हो तो बैटरी रखे रखे ड्रेन होने लगती है, तो ये बहुत ही जल्दी से लिथियम आयन के कंपैरिजन में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो ये हाई वोल्टेज में यहाँ पे ऑपरेट होता है, वहीं अगर निकल कैडमियम बैटरी की बात करें तो लो वोल्टेज में ऑपरेट होता है। लिथियम आयन बैटरी जो है इसमें टॉक्सिक कैडमियम नहीं होते हैं।
तो ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। वहीं सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करें तो सॉलिड स्टेट जो लिथियम मेटल बैटरी है वो आज के डेट में जो पॉलीमर सेपरेटर है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ सॉलिड स्टेट जो बैटरीज़ है वो यहाँ पे चार्जिंग टाइम को कम करता है, जिससे कि यहाँ पे बैटरी की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है। सॉलिड स्टेट बैटरीज़ जो है ये आपका 50% तक ज़्यादा एनर्जी को होल्ड करके रख सकता है लिथियम आयन बैटरीज़ के कंपैरिजन में। साथ ही सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करें तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, और अब तक आप देखो कि परफेक्ट मटेरियल यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसमें कि आइकॉनिक यहाँ पे आपका आयोनिक कंडक्टिविटी हो। ठीक है, तो ये आप देखो कि ये भी डिफ़िकल्ट है कि इसको फाइंड आउट कर सके, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिंक एयर बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो बैटरी पैक यूज़ हो रहा है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, और जिंक एयर बैटरीज़ जो है ये ओनली एनोड रिप्लेसमेंट है। साथ ही जिंक की बात करें तो ये एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, और ये नेचुरली हमारे जो रिलायंस है हम लोग दूसरे कंट्री पे जो निर्भर है जैसे चाइना और साउथ कोरिया, हम लोग यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी को जो है आप लोग देखो कि चाइना और साउथ कोरिया से हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इनमें हमारी डिपेंडेंसी है। लेकिन वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक हमारे देश में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। जिंक एयर बैटरीज़ की बात करें तो ये बहुत ही सस्ता भी मिलता है, और जिंक एयर बैटरीज़ की बात करें तो ये वाटर बेस्ड भी है। तो इतनी बातें आपको इसकी ध्यान रखनी है। तो ये 3 तरीके की बैटरी है, तो इस हर की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट में आते हैं जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनीज़ को ये पूछा गया कि आप अपना रिकॉर्ड जो है वो बना के रखिए, और ये डायरेक्ट किया जाता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन गाइडलाइंस, और इसके एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो न्यू डायरेक्टिव्स यहाँ पे सर्ट इन के द्वारा लाया गया, जो कि एक हमारे यहाँ कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके तहत इसमें ये कहा गया कि सारे जो क्लाउड सर्विस यहाँ पे प्रोवाइडर्स है और वर्चुअल नेटवर्क जो प्रोवाइडर है वो इनको यहाँ पे ज़रूरत है कि एक सीरीज़ ऑफ एक्सटेंसिव जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है उसको ये मेंटेन करे, वो भी एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए। साथ ही डेटा सेंटर कंपनीज़ और जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे उनकी भी स्टोर करने के लिए कहा जाता है डेटा को। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनीज़ जो है ये रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे केसेस को, जो कि 20 साइबर सिक्योरिटीज़ वल्नरेबिलिटीज़ है, जो कि सर्ट इन के द्वारा यहाँ पे लिस्ट किया गया है। इससे क्या हो पाएगा कि साइबर क्राइम्स में यहाँ पे हेल्प हो पाएगा, जैसे कि आप देखो कि जो यूज़र की प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे काम हो पाएगा। टेक्निकल मीन्स की कमी है तो यहाँ पे ये भी जो इशू है ये भी दूर किया जाएगा। और एडिशनल कॉस्ट भी यहाँ पे है, यानी कि स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेस है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मैंडेट करती है कि लॉक्स ऑफ जो यूज़र्स हैं उनको 5 ईयर्स तक के लिए यहाँ पे आराम से वो यूज़ कर सके, लेकिन इसमें एडिशनल कॉस्ट लगता है और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अगेंस्ट है। यानी कि आप ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है ये अच्छे तरीके से और बिज़नेस करने के लिए ये एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, ये भी एक कंप्लेन है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? देखिए, एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन है, यानी कि ये आपका जो है इनकोड किया हुआ है, इसमें आपका कोडिंग वगैरह रहता है और ये इंटरनेट के ऊपर ही किसी डिवाइस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्चुअल नेटवर्क के ट्रैफिक के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि एक इंक्रिप्शन कनेक्टेड, यानी कि इस तरीके से ये कनेक्ट होता है जिसमें कि कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और ये जो इंक्रिप्टेड कनेक्शंस है इससे क्या है कि सेंसिटिव डेटा जो है वो बहुत ही सेफ तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और इससे अनऑथराइज जो पीपल एक्सेस करते हैं ना बीच में सर्वर को हैक कर लेते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में नहीं हो सकता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका बहुत तरीके का होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सिक्योर सॉकेट्स लेयर यहाँ पे है, साइट टू साइट है और क्लाइंट टू सर्वर है। इतना डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये कंसेप्चुअल होते जा रहा है, इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, आपको फ़ायदा पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यही पता चल गया है कि किसी के डेटा को हैक नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन होता है। इसमें आपका जो भी डेटा है, जैसे कि अगर कोई नाम भी आप लोग लिख रहे हो, नेम भी लिख रहे हो, तो ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है 1 2 3 इस तरीके के कोडिंग में। और डेटा ट्रांसफ़र बहुत ही सिक्योर होता है। और आईपी एड्रेस भी, यानी कि हर एक सिस्टम का अपना अलग अलग आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो ये भी इंक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्शन ऑफ प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप देखो कि जो ट्रेस करना बहुत आसान नहीं होता है। और वेयर अबाउट ये डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क सर्वर्स है जो कि आप देखो कि इंटरनेट के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डेमोग्राफिक लोकेशंस जो डेटा है ना इस सर्वर से दूसरे कंट्री से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्चुअल लोकेशन को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। साथ ही किल स्विच भी है, यानी कि सडन इंटरप्शन भी होता है यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में। लेकिन आज के डेट में इसमें इशू एसोसिएटेड है, ये कहा जा रहा है कि डेटा लीक हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 72% जो फ्री वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स है इसमें थर्ड पार्टी ट्रैकर आज के डेट में आ चुके हैं।
जुरिस्डिक्शन की अगर हम लोग बात करें, जिस कंट्री में जहाँ से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लोकेट हो रहा है वहाँ पे आप देखो कि आपका जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वो सिक्योर है कि नहीं, कितना सिक्योर है और कैसे सिक्योर है। बाईपास हो रहा है साइबर सिक्योरिटी वॉल, और साथ ही कमर्शियल रेमिफिकेशंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि आज के डेट में बिजनेस वगैरह बहुत चल रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम, ये सब है। तो ये सब के कारण भी जो है ये सिक्योर जो नेटवर्क है आज के डेट में ये काफ़ी इसमें भी थ्रेट है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि अभी हमें इसमें कानून बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे देश में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसको लाना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21 उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। और रूल्स को यहाँ पे फ्रेम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है उनको यहाँ पे काफ़ी हद तक हेल्प हो सके, और जो उनके प्लेटफॉर्म वगैरह हैं वो भी यहाँ पे सेफ्टी के साथ काम कर सके। साथ ही आप देखो कि जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे रूल्स है 2021 का, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि इसको फ्रेम करना ज़रूरी है। अनाउंस तो किया गया है 2021 में, बट एक फ्रेमवर्क आना चाहिए जिससे कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे काम किया जा सके। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही कही जा रही है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ध्यान रखना चाहिए कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या काम किया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि CERT-in है। बेसिकली CERT-in जो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये काम होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इनका ऑब्जेक्ट है कि इंडियन साइबर स्पेस में जो है इसको सिक्योर करके रखना, क्योंकि आज की डेट में आप देखो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो कि मेनली क्या है कि कोई भी इंसिडेंट अगर ऑनलाइन हो रहा है तो उसको यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं, सिक्योर करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो एक कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, जिसके तहत ये CERT-in बनाया गया, और नेशनल एजेंसी है जो कि बहुत सारे काम करते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। सबसे पहले यहाँ पे साइबर इंसिडेंट हो रहा है तो उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं और अलर्ट भी करते हैं अगर कहीं पे भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या क्या इमरजेंसी प्रोविज़न लेनी चाहिए और क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को हैंडल कर सके। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताया जाता है। साइबर इंसिडेंट को कोऑर्डिनेट किया जाता है जितने भी रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज़ होते हैं, और इनके द्वारा अगर लगता है कि कहीं गाइडलाइंस इशू करनी है तो ये गाइडलाइंस इशूज़ करते हैं, और जो वल्नरेबिलिटीज़ नोट्स है उनको भी यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं। तो ये सारा काम है इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के तहत और CERT-in के तहत। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको डेप्थ में समझाना होता है वहाँ पे मैं पूरी डेप्थ में समझाती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही आपकी क्लियर हो जाना चाहिए, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही काफ़ी है, तो मैं बस उतने ही आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल आगे की जो बची हुई यहाँ पे साइंस एंड टेक में जो भी आर्टिकल्स है उसको यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। और हमारे साथ यहाँ पे विजन IAS की मैगजीन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है तो हमारे चैनल के साथ आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ, कल मिलती हूँ इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।